साल 2022 में 3 फिजिसिस्ट्स एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंथन ज़ाइलेंगर को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। दोस्तों, यह नोबेल प्राइज़ जहां क्वांटम मैकेनिक्स के फैंस के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसने फिजिक्स के पोस्टर बॉय माने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन को गलत साबित किया, वहीं ये नोबेल हम भारतीयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने यह सिद्ध किया कि हजारों साल पहले लिखे हमारे वेद और वेदांत के सिद्धांत सिर्फ फिलोसफिकल ही नहीं वरन साइंटिफिक भी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूमा और ये है साइंस चैनल मिरी, जहाँ हम आज बात करेंगे फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, नोबेल प्राइज़ और इन सब से जुड़ी हमारे वेदों की भूमिका के बारे में। दोस्तों, फिजिक्स को हम 2 विशिष्ट भागों में बांट सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के केंद्र बिंदु हैं हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें जो हम देख और महसूस कर सकते हैं और जो लॉजिकली समझ भी आती हैं। न्यूटन और आइंस्टाइन ने क्लासिकल फिजिक्स के कई सारे मैथमेटिकल लॉज दिए जो प्रकृति और उसके नियमों के बारे में बताते हैं। इन लॉज की माने तो ब्रह्मांड की हर एक चीज़ एक पूर्व निर्धारित तरीके से काम कर रही है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने परमाणु के भीतरी भाग की छानबीन शुरू की और पाया कि सब एटॉमिक लेवल पर क्लासिकल फिजिक्स का कोई भी सिद्धांत काम नहीं करता था। सब एटॉमिक लेवल पर होने वाले साइंस को समझने के लिए जन्म हुआ क्वांटम फिजिक्स का। 1921 में आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक खोज के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इसमें उन्होंने ये प्रमाणित किया था कि लाइट का बुनियादी नेचर पार्टिकल की तरह है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये एक प्रमाणित तथ्य था कि लाइट का नेचर वेव की तरह है। आइंस्टाइन की खोज के बाद यह सिद्ध हो गया कि लाइट एक तरंग और कण दोनों की तरह काम करता है, यानी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इस तरह आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स के एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को पेश किया, परंतु वे स्वयं कभी क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। वह तो इसे एक प्रॉपर साइंस मानने से भी इनकार करते थे। ऐसा शायद इसलिए भी था क्योंकि जहां क्लासिकल फिजिक्स में एक निश्चितता यानी सर्टेनिटी थी, वहीं क्वांटम फिजिक्स में अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी का बोलबाला था। लाइट का ड्यूअल नेचर प्रमाणित होने के बाद सन 1923 में डी ब्रॉगली ने क्वांटम लेवल पर मैटर के ड्यूअल नेचर होने का भी प्रस्ताव रखा, जो बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया। इधर नील बोर, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर जैसे वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में अपने खोज जारी रखी। नील बोर का मानना था कि चीज़ें हमेशा एक मिश्रित अवस्था यानी एक ही समय में हर पॉसिबल स्टेट, जिसे क्वांटम फिजिक्स की भाषा में सुपरपोजिशन कहते हैं, होती हैं और वो तभी अस्तित्व में आती हैं जब उन्हें कोई ऑब्जर्व करता है। हालांकि ये सुनने में बहुत ही इलॉजिकल लगता है और इसे सुनकर आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि डू यू रियली बिलीव दैट द मून इज नॉट देयर व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट इट। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, हजारों साल पहले लिखे हमारे वेदांत में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। वेदांत के अनुसार दृष्टा यानी ऑब्जर्वर के कारण ही दृश्य यानी ऑब्जर्विंग सिस्टम संभव है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स एक बहुत ही पेचीदा विषय है जिसे काफ़ी समय तक दिग्गज वैज्ञानिकों ने भी नकारा, क्योंकि इसमें क्लासिकल फिजिक्स का कोई भी लॉजिक काम ही नहीं करता। इस वक्त क्वांटम फिजिक्स को लेकर हम बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक संपूर्ण विषय है। आज हम सिर्फ क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में जानेंगे, जिस विषय पर 2022 का नोबेल प्राइज मिला। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है कि सब एटॉमिक लेवल पर 2 पार्टिकल्स इस तरह से जुड़ी होती हैं कि उनके बीच एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। इस एंटेंगलमेंट के लिए इनके बीच किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती, और अगर हम एक की अवस्था जान लेते हैं तो हमें अपने आप दूसरे की अवस्था के बारे में भी पता लग जाता है, फिर चाहे दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने भी मिलियन किलोमीटर्स या चाहे लाइट ईयर्स की ही दूरी पर क्यों ना हो। बस यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट, आसान शब्दों में, कि जैसे ही एक पार्टिकल की अवस्था का पता लगे, दूसरा उसकी विपरीत अवस्था धारण कर लेता है। अब आइंस्टाइन को यह थ्योरी कुछ जमी नहीं, क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स की एक बुनियादी नियम का उल्लंघन कर रहा था, जो है नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, नॉट इवन इंफॉर्मेशन। इसलिए आइंस्टाइन ने एंटेंगलमेंट की इस घटना को स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा और इसको अपने तरीके से समझाने के लिए एक वैकल्पिक व्याख्या दी। उनकी थ्योरी के अनुसार दोनों पार्टिकल्स की स्पिन की दिशा एक हिडन वेरिएबल तय करता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को साइंटिफिक कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने तहे दिल से स्वीकार किया, पर वहीं कुछ ऐसे भी थे
जो अभी भी नील बोर के खेमे में थे। यानी साइंटिफिक कम्युनिटी 2 कैंप्स में विभाजित थी। इसी जद्दोजहद के बीच 1964 में आगमन होता है आयरिश फिजिसिस्ट जॉन बेल का। बेल एक मैथमेटिकल थ्योरम पेश करते हैं जो क्वांटम एंटेंगलमेंट में हिडन वेरिएबल्स की मौजूदगी को थ्योरेटिकली गलत साबित करता है। इस थ्योरम के कारण नील बोर और क्वांटम मैकेनिक्स का पलड़ा भारी हो जाता है। अब ज़रूरत थी बेल्स थ्योरम को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की, और यहाँ सीन में आते हैं हमारे तीनों नोबेल प्राइज़ विनर्स। इस क्रम की शुरुआत होती है 1972 में जॉन क्लॉजर से। फिर उनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं 1981-82 में एलन एस्पेक्ट, और अंत में 1998 में आखिरी कील गाड़ते हैं एंटन ज़ाइलिंगर। और ये 3 दिग्गज मिलकर यह साबित कर देते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की रैंडमनेस की थ्योरी सही है और कोई भी हिडन वेरिएबल नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन की लोकैलिटी के आइडिया को भी गलत साबित करते हैं। इन शॉर्ट, सब कुछ एनर्जी है जो वही रूप लेता है जैसा ऑब्जर्वर चाहता है। जैसा कि हमारी गीता में भी कहा गया है, मनो मात्रम जगतः मनः कल्पितम जगतः, अर्थात संसार बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमारा मन उसे देखता है और उसको समझता है। ये सारी एक्सपेरिमेंट्स ये भी प्रमाणित करते हैं दैट द वर्ल्ड इज़ एन इल्यूशन, यानी संसार माया है। जैसा कि हमारे वेदांत ने कहा था आज से हज़ारों साल पहले। कहा था ना मैंने, सिर्फ फिलॉसफी नहीं, डीप साइंस है हमारे वेद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये टॉपिक? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और हाँ, अपने सुझाव भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर।